ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। ये प्रोग्राम हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर पेश किया जाता है। जुमेरात 30 जुलाई के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर मुबैना ईरानी मिसाइल हमले के बाद ईरान को सख्त नताइज की धमकी देते हुए कहा है कि तेहरान को इस कार्रवाई की भारी कीमत चुकाना होगी। दूसरी जानब अमरीकी फौज ने ईरान के मुतअद्दिद फौजी अहदाफ पर जवाबी हमलों का ऐलान किया है, जबकि ईरान ने भी अपनी कार्रवाइयों को अमरीकी हमलों का जवाब करार दिया है। उधर सऊदी अरब की जानब से इराक में ईरान के हिमायत याफ्ता गिरोहों के खिलाफ अमरीका के साथ मुश्तरका कार्रवाई की तस्दीक के बाद खित्ते में कशीदगी मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard. पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। कार्रवाई के दौरान DSP समेत 9 पुलिस एहलकार हलाक, 15 शिद्दत पसंद भी मारे गए। यूक्रेन के हुकाम का कहना है कि रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में 2 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक हो गए हैं। गरबे उर्दन में इसराइली आबादकारों के हमले जारी। 4 फलस्तीनियों और 2 इसराइलियों की हलाकत के बाद मुख्तलिफ इलाकों में आबादकारों के हमलों की इतलात। हफ्ते की रात फलस्तीनी गांव कुर में नकाबपोश अफराद ने एक मस्जिद को आग लगा दी। करीबी वाक़े कसरा में भी हफ्ते की रात एक और मस्जिद को आग लगा दी गई। मस्जिद की दीवारों पर इब्रानी ज़बान में ग्राफिटी लिखी गई थी, जिसमें बदला बिन याहू लिखा था। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की असम्बली में मुज़म्मती करारदाद पेश। रावलाकोट और मीरपुर में तनाव बरकरार, हलाकतों के मुतज़ाद दावे। मैं कहूँगा कि मैं इसको हिंदुस्तान के साथ जो है ना, इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी ज़ुमरे में इस्तेमाल को शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान में। भारत के वज़ीर आज़म मोदी की वीडियो हटाने पर मेटा की सरजनश। जानिए दिल्ली में तुलबा के एहतजाज की बाज़ वीडियोस अचानक गायब क्यों हो रही हैं। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतें मिसमार करने का हुक्म। हज़ारों तुलबा मुस्तकबिल के बारे में परेशान। इस यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई भी कार्रवाई अगर होती है तो ना केवल यूनिवर्सिटी के ऊपर होगी बल्कि हमारे फ्यूचर के ऊपर होगी। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में 16 से 18 साल के नौजवानों के लिए जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट का इजरा। नई सहूलत से कौन फ़ायदा उठा सकता है? मेरे बेटे की एज 16.5 साल है और वो कॉलेज जाता था और लोकल ट्रांसपोर्ट पे आना जाना बहुत मसला होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए फिर वो बच्चे ने जो है बाइक ली है। कॉलेज एक मेन फैक्टर था जिसकी वजह से मैंने लाइसेंस बनवाया कि ताकि मैं अपने कॉलेज कंटिन्यू कर सकूं बगैर किसी हर्डल के। बच्चे तो वैसे बाइकों में, स्कूटियों में, होंडे पे, हर बाइक पे वो चल फिर रहे हैं। अगर इससे बनेगा ये तो फायदा ही है, नुकसान तो नहीं है ना। खुशबू से कारोबार तक जानिए पाकिस्तानी नौजवान परफ्यूम इंडस्ट्री में अपनी पहचान कैसे बना रहे हैं। 15 साल पहले ना जॉब स्टार्ट की थी मीडिया में, मैं एज ए टेक्निकल टीम का हिस्सा था। तो जैसे ही मैंने देखा कि ग्रो होना शुरू हो गया, तो मुझे सबसे पहले तो परफ्यूम का इतना ज़्यादा शौक था, तो मैंने भी कहा कि मुझे ना इस परफ्यूम का बिजनेस है उसका हिस्सा बनना चाहिए। पाकिस्तान में मैंने इतना ढूंढा कि कोई मुझे मेरा उस्ताद मिल जाए। इसमें परफ्यूम में सिखाने वाला कोई नहीं था, तो फिर सबसे बड़ा उस्ताद जो है ना वो AI मेरा बना, YouTube बना, ChatGPT बना और जिमनाई बना। इंडियन पंजाब की खातून का चिड़ियों के लिए एक अनोखा कदम, घर को सैकड़ों परिंदों की पनाहगाह बना दिया। ये तो मेरी जान है, मैंने इनकी देखभाल की है, इसीलिए मैं इन्हें अपनी शहजादियाँ कहती हूँ। ये मेरी बेटियों की तरह हैं, बेटी ना होने की कमी को ये पूरा करती हैं और अब ये मेरी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा हैं। UAE की हुकूमत ने दोस्तों और रिश्तेदारों को दुबई बुलाने वालों के लिए खसूसी इनामात का ऐलान क्यों किया है? इस स्कीम में ज़रूरी ये है कि मेहमानों को मदऊ करने वाला मुत्तहदा अरब अमारात का रिहायशी हो, उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो और उसके पास अमाराती ID हो। मेहमान को खुद अपना वीज़ा हासिल करना होगा और वो फ़ज़ाई, समंदरी और सड़क के रास्ते दुबई आ सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर होने वाले मुबैना मिसाइल हमले के बाद अमरीका ईरान के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल देगा और तेहरान को इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमरीका इस हमले का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। उनके मुताबिक ईरान जानता था कि अमरीकी कार्रवाई होने वाली है, ताहम इसके बावजूद हमलों की कोशिश की गई है। So we had 5 rocket shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard. उधर अमरीकी फौज की मरकजी कमान यानी सेंटकॉम ने ऐलान किया है कि उसने ईरान की जानिब से उर्दन में अमरीकी अड्डों और आबनाए हुर्मुज़ में मौजूद अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाने की मुबैना कोशिश के जवाब में ईरान के मुख्तलिफ फौजी अहदाफ पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान पासदारान इनकलाब के फौजी कमान मराकज़, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात, साहली दिफाई निज़ाम और बहरी सलाहियतों समेत दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया गया है। अमरीकी फौज का दावा है कि ईरान की जानिब से दागे गए तमाम मिसाइल रास्ते में ही तबाह कर दिए गए और किसी अमरीकी तनसीब को नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरी जानिब उर्दन की सरकारी खबर रसा एजेंसी ने भी बताया है कि मुल्क के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान से दागे गए 5 मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए हैं। ये ऐलान अमरीकी दावे के चंद घंटे बाद सामने आया, जिसमें कहा गया था कि उर्दन की सीमत दागे गए तमाम मिसाइल कामयाबी से रोक लिए गए हैं। ईरान की पासदारान इनकलाब ने इन कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि उर्दन में अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे और एक कमांड सेंटर को अमरीकी फ़ौज की जारहियत के जवाब में निशाना बनाया गया है। पासदारान इनकलाब ने यह भी दावा किया कि उसकी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ में 3 ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया क्योंकि वो उनके बकौल गैर महफूज रास्ते से गुजर रहे थे। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के मुख्तलिफ इलाकों से धमाकों की इतलात भी सामने आई हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक सूबा हुर्मुज़गान के जजीरा कशम खुजिस्तान के आबादान शादगान समेत कई शहरों में फ़िज़ाई हमले और धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इसी तरह सूबा फारस के शहर नूर आबाद, ममसनी और काजरोन से भी धमाकों की इतलात मौसूल हुई हैं। ताहम इन हमलों में होने वाले जानी या माली नुकसान की मुकम्मल तफसीलात फौरी तौर पर सामने नहीं आ सकी। Our proposal is that one side, namely one designated shipping route, inbound, outbound, should completely lie on the side of the Islamic Republic of Iran, and part of the other route should lie within the territory of the Islamic Republic of Iran, so that Iran can effectively exercise oversight over inbound and outbound transit routes. दरिया सना सऊदी अरब ने भी तस्दीक किया है कि उसकी मुसल्लह अफवाज ने अमरीकी सेंटकॉम के साथ मिलकर इराक में ईरान के हिमायती याफ्ता गिरोहों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ की हैं। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक इन गिरोहों पर सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हालिया ड्रोन हमलों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। रियाज का कहना है कि वो खित्ते में कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, ताहम अपनी सलामती के दिफा का हक महफूज रखता है। ईरान ने सऊदी अरब के इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए किसी भी हमले में मुलव्वस होने की तरदीद की है। अमेरिका, ईरान और उनके इत्तेहादियों के दरमियान जारी ये कशीदगी एक ऐसे वक्त में दोबारा शिद्दत इख्तियार कर गई है जब चंद रोज़ कबल दोनों जानिब से हमलों में निस्बतन कमी देखी जा रही थी और सिफारती हल की उम्मीद भी जाहिर की जा रही थी। ताहम पाकिस्तान का अब भी कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं और पाकिस्तान अपनी कोशिशें कर रहा है कि फ़रीक़ैन को दोबारा इस्लामाबाद मुआहदे की तरफ वापस लाया जा सके। जुमेरात के रोज़ इस्लामाबाद में हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने कहा कि गुज़िश्ता चंद रोज़ के निस्बतन पुरसकून माहौल के बावजूद सिक्योरिटी की सूरत हाल अब भी नाजुक है। मजमूई सूरत हाल के बारे में मज़ीद तफसील गज़नफर हैदर की इस रिपोर्ट में। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि उन्होंने तमाम मिसाइलों को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इख्तिताम हफ्ते पर अमरीकी हमले रोकने के हुक्म के बाद ये पहला ईरानी हमला है। इसी दौरान अमरीकी और सऊदी अरब की फ़ौज ने रात के वक्त इराक में ईरान के हामी मिलिशिया ग्रोहों के ख़िलाफ़ हमले किए हैं। सऊदी अरब ने इन हमलों में अपनी शमूलियत की तस्दीक की है, जबकि उनकी वजारत दिफा का कहना है कि उन्होंने इन मिलिशियाओं को निशाना बनाया जिन्होंने सऊदी तेल की तनसीबात पर हमला किया था। इराक में ईरान हामी एक मिलिशिया के मुताबिक उनके कम अज़ कम 20 एहलकार मारे जा चुके हैं। इससे कबल वाइट हाउस में 1 घंटे तक जारी रहने वाली बातचीत में सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के साथ जंग के मामले पर उनके दरमियान इख्तलाफात को ख़त्म करने की कोशिश की। फरवरी के आखिर में ईरान पर मुश्तरका हमले करने के बाद ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी। ईरानी हमले ने तनाज़े में दोबारा शिद्दत के इम्कानात को बढ़ा दिया है।
اس کی وجہ سے آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے معاملے پر سفارتی کوششوں کو بھی مشکل کا سامنا ہے۔ یروشلم سے بی بی سی کے نام نگار یولین نیل اس بارے میں یہ بتا رہی ہیں۔ عمان کی جانب سے، جس کی سرحدیں آبنہ ہرمز سے جڑی ہوئی ہیں، مسائل کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق عمانی حکام کی طرف سے ایک ایسا منصوبہ تیار کیا گیا تھا جس کے تحت آبنہ ہرمز کا نیا علاقائی مشترکہ انتظام قائم کیا جانا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ایرانی حکومت نے اسے قبول نہیں کیا اور انہوں نے ایرانی اجازت کے بغیر آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو خبردار کیا ہے۔ میگن سیٹکلف سیکیورٹی کنسلٹنسی کمپنی سائبیلین میں مشرق وسطی اور افریقہ کی تجزیہ کار ہیں۔ انہوں نے امریکہ کے ساتھ عراق میں ہونے والے حملوں میں سعودی عرب کی شمولیت کا تجزیہ کچھ یوں کیا۔ سعودی عرب خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی سے مسلسل بے چین ہو رہا ہے اور وہ مشرق وسطی میں ایران اور اس کی حامی تنظیموں کی مزید کارروائیوں کو روکنے کے راستے تلاش کر رہا ہے۔ ان میں خاص طور پر وہ کارروائیاں ہیں جو اس کے اہم قومی بنیادی ڈھانچے اور توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بناتی ہیں۔ عراق میں ایران کے حامی گروہوں کو نشانہ بنانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب جنگ مکمل طور پر جاری تھی، ہم نے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے کی جانے والی ایک وسیع مہم دیکھی تھی۔ ہم نے اس ہی مقصد کے لیے سعودی عرب کی خفیہ کارروائیاں بھی دیکھیں، لیکن یہ حملے امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کے مزید مضبوط ہونے کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ سعودی عرب کی طرف سے اس کشیدگی کو کم کرنے اور ایران کو براہ راست کارروائی سے روکنے کی ایک کوشش ہے، اور بدقسمتی سے یہ مشرق وسطی میں ان دو بڑی طاقتوں کے درمیان مزید براہ راست تصادم کا امکان سامنے لاتی ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے علاقے ہنگو میں خزینہ چیک پوسٹ پر حملے اور جوابی کارروائی کے دوران ایک ڈی ایس پی سمیت 9 پولیس اہلکار ہلاک جبکہ 15 شدت پسند بھی مارے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بدھ کے روز ہونے والے حملے اور اس کے جواب میں کیے جانے والے آپریشن میں ڈی ایس پی دیار خان سمیت 9 پولیس اہلکار ہلاک جبکہ ڈی ایس پی مجاہد حسین سمیت 28 اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہنگو کی خزینہ بانڈا چوکی پر شدت پسندوں نے بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جب چوکی میں موجود اہلکاروں کی مدد کے لیے ایس ڈی پی او سٹی کی سربراہی میں اضافی نفری روانہ کی گئی تو راستے میں گھات لگائے بیٹھے شدت پسندوں نے کمک کے لیے آنے والی نفری کو بھی نشانہ بنایا۔ پولیس کے مطابق اس حملے کے نتیجے میں بختر بند گاڑی کو شدید نقصان پہنچا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پولیس کی جوابی کارروائی میں 15 شدت پسند ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقابلے کے دوران ڈی ایس پی دیار خان سمیت 9 اہلکار ہلاک جبکہ 28 جوان زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خاتمے کے لیے مشترکہ آپریشنز میں 32 شدت پسند ہلاک کیے ہیں۔ ISPR کے اعلامیے میں کہا گیا کہ 28 اور 29 جولائی 2026 کی درمیانی شب خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر متعدد آپریشنز اور علاقے کو کلیئر کرنے کی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ایران سے متصل ضلع کیچ سے 6 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ تمام افراد کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ بلوچستان کے معاون برائے میڈیا بابر یوسف زئی کا کہنا ہے کہ مارے جانے والے تمام افراد پیشے سے مزدور تھے۔ انہوں نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ تمام 6 افراد کی لاشیں ضلع کیچ کے ہیڈ کوارٹر تربت کے قریب ناصر آباد کے علاقے سے برآمد ہوئی ہیں۔ یوکرینی حکام کے مطابق جمعرات کی الصبح روس نے یوکرین کے مختلف علاقوں پر میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے ہیں جن میں کم از کم 7 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 5 اور 12 سال کی عمر کی 2 بچیاں بھی شامل ہیں جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق وسطی یوکرین کے شہر کریوی ریا کے قریب واقع ایک گاؤں میں ایک روسی بیلسٹک میزائل رہائشی گھر پر آ گرا جس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک اور 2 بچوں سمیت 8 افراد زخمی ہوئے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی موجود ہے۔
दूसरी जानिब यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में भी रूसी हमले के दौरान एक शख्स हलाक होने की तस्दीक की गई है, जबकि मगरबी शहर लविव में धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। शहर के मेयर आंद्री के मुताबिक हमलों से कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा, ताहम फौरी तौर पर जानी नुकसान की मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आई हैं। इन हमलों से चंद घंटे कबल यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खबरदार किया था कि रूस एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और शहरियों पर जोर दिया था कि फ़िज़ाई हमले के सायरन और इंतबाहात को नज़रअंदाज ना करें। उनका कहना था कि शहरी अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ये ताज़ा हमले एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब ज़ेलेंस्की ने रवां हफ्ते वाशिंगटन DC में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान मुतालबा किया था कि यूक्रेन को पैट्रियट फ़िज़ाई दिफाई मिसाइल निज़ाम की मुकामी तैयारी का लाइसेंस दिया जाए ताकि रूसी फ़िज़ाई हमलों का ज़्यादा मौसर अंदाज में मुकाबला किया जा सके। मकबूजा गरबे उर्दन में नाबलस के करीब गुज़िश्ता जुमे होने वाली खून रेज़ झड़प के बाद इसराइली आबादकारों और फ़लस्तीनियों के दरमियान कशीदगी मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। 4 फ़लस्तीनियों और 2 इसराइलियों की हलाकत के बाद मुख्तलिफ इलाकों में आबादकारों के हमलों की इतलात सामने आ रही हैं, जबकि दोनों फरीक एक दूसरे पर तशद्दुद को हवा देने के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि हालिया महीनों में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इंतहा पसंद इसराइली आबादकारों के हमलों में नुमाया इजाफा हुआ है, जिसकी एक वजह इसराइली हुकूमत में शामिल इंतहाई दाएं बाजू के अनासर की पॉलिसियों और हिमायत को भी करार दिया जा रहा है। मज़ीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। मकबूजा गरबे अर्दन में फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंग इस तरह गली गली और रातों रात जारी है। हफ्ते की रात फ़लस्तीनी गांव कुर में नकाबपोश अफराद ने एक मस्जिद को आग लगा दी। करीब ही वाक़े कसरा में भी हफ्ते की रात एक और मस्जिद को आग लगा दी गई। मस्जिद की दीवारों पर इब्रानी ज़बान में ग्राफिटी लिखी गई थी, जिसमें बदला बिन याहू लिखा था। बिन याहू वो इसराइली आबादकार था जिसे जुम्मे के रोज़ नाबलस के करीब गोली मारकर हलाक किया गया था। इस हफ्ते के आखिर में नाबलस के आसपास के कई देहात में आग लगाने के वाक़यात की एक लहर देखी गई। मुकामी लोगों के मुताबिक जुम्मे को सरा में जिन घरों को आग लगाई गई उनमें से एक हन्नान का घर था। हन्नान ने बताया कि उसने आबादकारों को आते देखा, फिर अपने 4 बच्चों के साथ वहां से भागने पर मजबूर हो गईं। उन्होंने कहा कि वो अपने घर की हिफाजत के लिए वहीं रहना चाहती थीं, लेकिन उसे अपने जलते हुए घर और अपने ख़ानदान में से एक का इंतखाब करना था। करीब की पहाड़ी पर इसराइली आबादकारों की चौकी हिफात गुलाद है, यहीं बिन याहू मेलिएट रहता था। जुमे को उसकी हलाकत के बाद आबादकारों की बड़ी तादाद सरा में दाखिल हो गई। मियामी से आने वाले इस फ़लस्तीनी शख्स ने इसराइली आबादकारों के साथ झड़प की वीडियो बनाई। उसने मुझे बताया कि उसके सर पर अब 12 टांके लगे हैं। हाँ, ये पत्थर से हुआ है। मैंने सारी ज़िंदगी यहूदी लोगों के साथ काम किया है, सबके साथ काम किया है, लेकिन मैंने कभी ऐसे लोग नहीं देखे। इन सब ने अपने चेहरे ढांप रखे थे, उनके पास बहुत सा सामान था, वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन इस बार जो कुछ हुआ वो वाकई डरावना था। कई घंटे बाद आबादकार एक बार फिर सरा के मज़ाफ़ात में नजर आए। हमने दर्जनों नौजवानों को देखा जो गांव के दिफा की अपील पर वहां पहुंचे थे। इसराइली फौजी दोनों तरफ के लोगों को अलग रखने के लिए वहां मौजूद थे। कुछ देर बाद आबादकार वहां से चले गए, लेकिन फ़लस्तीनियों के साथ हुजूम को मुंतशिर करने का तरीका मुख्तलिफ था। उनको पीछे धकेलने के लिए आंसू गैस फेंकी गई। वो फ़लस्तीन के नारे लगाते हुए आंसू गैस के गोले पांव से दूर करते रहे। फौजी सड़क पर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने हमें यहाँ से जाने को कहा है। हर तरफ आंसू गैस फैली है। सरा से बाहर निकलते हुए सड़क से एक नई इसराइली आबादकार चौकी साफ नजर आती है। मकबूजा गुरबे अर्दन में इसराइल की तमाम आबादकार बस्तियां गैर कानूनी हैं, लेकिन सरा के फ़लस्तीनियों का कहना है कि ये बात उन्हें उन आबादकारों से नहीं बचा सकती जिनके पीछे एक हुकूमत और फौज मौजूद है।
पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जहां रावलाकोट शहर में कालादम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बीच पुरतशद्दद तसादम के बाद कशीदगी बरकरार है, तो वहीं दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद में मौजूद कानून साज असम्बली में पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत पाकिस्तान के बाज़ वफाकी वज़रा के बयानात के खिलाफ एक मुज़म्मती करारदाद पेश की गई है। बुध की शब कश्मीर असम्बली के इजलास में पेश की गई करारदाद पर वोटिंग आज मुतवक्के है। कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने कानून साज असम्बली सरदार मोहम्मद याकूब खान की जानिब से जमा करवाई गई इस करारदाद में पाकिस्तान के वफाकी वज़रा के कश्मीर में बदअमनी से मुताल्लिक़ बयानात की मज़म्मत करते हुए कहा गया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को इसका नोटिस लेना चाहिए। इस करारदाद में ये मुतालबा भी किया गया है कि बदअमनी के वाक़यात पर सच और मफाहमत कमीशन के क़याम तक रावलाकोट में किसी भी कार्रवाई को रोका जाए। करारदाद के मतन में लिखा है कि मौजूदा हालात इस बात के मुतकाज़ी हैं कि रियासत में मज़ीद जानी नुकसान से बचा जाए। वाज़ेह है कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मंगल को इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एहतजाज करने वालों को पाकिस्तान दुश्मन करार दिया था। उनका कहना था कि जिस तरह हम इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं, उन लोगों को भी हम अपने दुश्मनों की सफ में ही देखते हैं और ये लोग भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं। मैं कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना, इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी ज़ुमरे में इस्तेमाल को शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन। इस बयान पर कानून साज असम्बली में पेश की गई करारदाद में कहा गया है कि ख्वाजा आसिफ ने रावलाकोट के लोगों को कश्मीरी मानने से ही इनकार कर दिया है। वफाकी वज़रा के गैर जिम्मेदाराना तर्ज़ अमल ने जलती पर तेल का काम किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में रावलाकोट और मीरपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कशीदगी बरकरार है, जहाँ झड़पों, हलाकतों के मुतज़ाद दावों, इंटरनेट सर्विस की बंदिश और जारी लॉन्ग मार्च ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। मुख्तलिफ फ़रीक वाक़यात से मुतल्लिक़ अलग अलग मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, जबकि ज़मीनी सूरत हाल के बाइस आवाम को सफरी, मवासलाती और रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना है। आखिर मौजूदा हालात क्या हैं, मुख्तलिफ दावे क्या हैं और एहतजाज किस मरहले में दाखिल हो चुका है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में रावलाकोट और मीरपुर में हालात अभी भी कशीदा हैं। हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान कलदम तंजीम जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनान और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के दरमियान शदीद तसादम हुआ, जिसमें फायरिंग भी हुई। रावलाकोट में तहरीक के मकाम पर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और प्रोटेस्टर्स के दरमियान क्लैशेस उसी जगह पर हो रहे हैं, जबकि बस टर्मिनल से भी आने वाले प्रोटेस्टर्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि तहरीक के मकाम पर पिछले 48 घंटों के दौरान लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का एक एहलकार हलाक हुआ और 4 जख्मी हैं, जबकि 6 प्रोटेस्टर्स हलाक हुए और मुतादिद जख्मी हैं। लेकिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के दावे इससे बरअक्स हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का दावा है कि मंडे और ट्यूसडे को रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च के दौरान लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के एहलकारों ने फायरिंग की, जिससे 12 से ज़्यादा कारकुन हलाक हुए। रावलाकोट में क्लैशेस में हलाकतों के बाद ट्यूसडे को मीरपुर में जॉइंट अवामी एक्शन के मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान भी तसादम हुआ, जिसमें हुकाम के मुताबिक कम से कम 1 शख्स हलाक जबकि 2 जख्मी हुए हैं। मीरपुर के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का कहना है कि मीरपुर में जॉइंट अवामी एक्शन के कारकुनान जमा होकर दुकानें ज़बरदस्ती बंद करवा रहे थे। पुलिस ने उन्हें जब रोका तो उन्होंने फायरिंग कर दी। उसी दौरान मुजाहिरीन में शामिल 1 शख्स हलाक और 2 जख्मी हो गए। लेकिन दूसरी जानिब जॉइंट एक्शन कमेटी की कोर कमेटी के मेंबर आबिद शाहीन का कहना है कि उनकी तंजीम के कारकुनान रावलाकोट वाक़े में कारकुनों की हलाकत के खिलाफ मुजाहरा करने के लिए मीरपुर के शोहदा चौक में जमा हुए थे, जहाँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग कर दी और फायरिंग के नतीजे में उनके 6 कारकुन हलाक हुए। रावलाकोट और मीरपुर में होने वाली हलाकतों पर कॉन्ट्रडिक्टरी क्लेम्स किए जा रहे हैं। हलाकतों की तादाद इंडिपेंडेंटली वेरीफाई इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि इन इलाकों तक मीडिया एक्सेस बहुत मुश्किल है और इंटरनेट सर्विस भी बंद है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये भी कहना है कि लॉन्ग मार्च में शामिल अफराद के पास स्टिक्स के अलावा कोई हथियार नहीं, लेकिन पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के पुलिस सरबराह का दावा है कि मुजाहिरीन के पास लेटेस्ट वेपन्स हैं।
जॉइंट एक्शन कमेटी की कोर कमेटी के रुकन आबिद शाहीन का कहना है कि लॉन्ग मार्च उनके मुतालबात पूरे होने तक जारी रहेगा। ये प्रोटेस्ट रावलाकोट में 9 जून से जारी हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबों में 12 सीट्स के तनाज़े का हल शामिल है, जो बेसिकली पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की 53 मेंबर्स की असम्बली में महाजरीन के लिए 12 रिजर्व सीट्स का खात्मा है, ताकि आवाम को अपने हकूक़ के लिए बेहतर रिप्रेजेंटेशन मिल सके। ये सीट्स जिन महाजरीन के लिए मखसूस हैं, उनमें से बहुत से लोग रियासत में नहीं रहते, जिसका मतलब ये है कि मकामी लोग इफ़ेक्टिवली उन सीट्स पर इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। दूसरा ये कि हुकूमत जॉइंट एक्शन कमेटी का कलअदम या बैंड स्टेटस ख़त्म करे और उसके कारकुनों के खिलाफ कत्ल, अटेम्प्टेड मर्डर और काउंटर टेररिज्म के तहत जो केसेस दर्ज हैं वो फौरी तौर पर वापस ले। इस ऑर्गेनाइजेशन और हुकूमत के दरमियान नेगोशिएशंस भी हुई जो नाकाम हो गईं। इस सारी सूरत हाल के दौरान पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की कानून साज असम्बली के लिए 3 फेजेस में इलेक्शंस भी हो रहे हैं, जिसका पहला फेज 27 जुलाई को मीरपुर में हुआ। इस इलेक्शन का दूसरा राउंड 2 अगस्त को होगा और तीसरा 10 अगस्त को। जॉइंट एक्शन कमेटी ने इन इलेक्शंस के बॉयकॉट का भी ऐलान किया है और कहा है कि लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। दूसरी जानिब अभी तक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मोबाइल सर्विस तो बहाल है, लेकिन इंटरनेट सर्विस मीरपुर के अलावा तमाम जगहों पर बंद है। मीरपुर के रहायशियों का कहना है कि सिर्फ घरों में जो लैंडलाइन है वहाँ पर इंटरनेट आ रहा है, लेकिन वो भी स्टेबल नहीं और मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट नहीं चल रहा। इंडिया में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की एक वीडियो सोशल मीडिया से आर्जी तौर पर हज़फ होने के बाद हुकूमत और टेक्नोलॉजी कंपनियों के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। भारतीय हुकूमत ने मेटा से इस मामले पर वजाहत तलब करते हुए कंपनी के हुकाम को तलब किया, जबकि दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से भी बाज़ पोस्टें हटाने का मुतालबा किया है। ये बात इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की उस वीडियो से शुरू हुई जिसमें वो नौजवान तलबा को यकीन दहानी कराते हैं कि इम्तिहानी पर्चे लीक होने के मामले पर हुकूमत ने ठोस इकदामात उठाए हैं। बज़ाहिर मोबाइल के सेल्फी कैमरा से बनाई गई इस वीडियो पर जहां तंजिया मीम्स की बारिश हुई, तो वहीं बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इसे कुछ देर के लिए हज़फ किया गया। इस मामले पर इंडियन हुकूमत ने मेटा के हुकाम को तलब भी किया। दूसरी जानब दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के हवाले से भी सख्त रवैया इख्तियार किया है। पुलिस की जानब से एक FIR दर्ज किए जाने के बाद प्लेटफॉर्म से बाज़ ऐसी पोस्ट हटाने का मुतालबा किया गया है जिनके बारे में इंडियन हुकाम का कहना है कि वो आईनी ओहदों और रियासती इदारों को निशाना बनाती हैं। इस दौरान तलबा तंजीमों ने यह दावा किया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले मुजाहिरों से मुतल्लिक वीडियोस, रील्स और मुख्तसर क्लिप्स तेज़ी से सोशल मीडिया टाइमलाइन से गायब हो रहे हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते JNC से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों तलबा ने बाज़ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरों का इनकाद किया, जिनमें शफाफ इम्तिहानी निज़ाम और बदउनवानियों में मुलव्वस हुकाम के एहतसाब का मुतालबा किया था। ताहम अब तवज्जो सिर्फ एहतजाज तक महदूद नहीं रही, बल्कि हुकूमत और आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी भी खबरों का मरकज़ बन गई है। कई मुबस्सरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हुकूमत की सख्त गिरफ्त को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जबकि बाज़ ने सोशल मीडिया कंपनियों के किरदार पर भी सवाल उठाया है। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला रामपुर में वाक़ मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर कानूनी तनाज़े की जद में आ गई है। मुकामी इंतज़ामिया ने यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को गैर कानूनी करार देते हुए इन्हें मुनज़्ज़म करने का हुक्म दिया था। तहम अदालत की मुदाखलत के बाद इस हुक्म पर फ़िलहाल अमल दरामद रोक दिया गया है। इसके बावजूद यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तकरीबन 3000 तलबा अपने तालीमी मुस्तकबिल के हवाले से शदीद बेयकीनी और तशवीश का शिकार हैं। भारत से प्रेरणा की रिपोर्ट में देखिए कि ये तनाज़ा क्या है, इंतज़ामिया के मौक़िफ़ और तलबा के खदशात क्या हैं और आगे क्या सूरत हाल बन सकती है। चांद रहेगा। इस यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई भी कार्रवाई अगर होती है तो ना केवल यूनिवर्सिटी के ऊपर होगी, बल्कि हमारे फ्यूचर के ऊपर होगी, हमारे पेरेंट्स के उस विश्वास के ऊपर होगी। अगर बुलडोजर चलाना है तो पहले हम पे चला दीजिए, यहाँ के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। माँ बाप जाने ही नहीं देंगे, वापस से बर्तन धुलवाएंगे हमसे, शादियाँ करवा देंगे माँ बाप हमारी, कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करवाएंगे। इंडियन शहर रामपुर में वाक़ा मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी इन दिनों खबरों में है। गुज़श्ता दिनों ज़िला इंतज़ामिया ने एक हुक्म जारी करते हुए यूनिवर्सिटी की मौजूदा 40 इमारतों में से 38 को गैर कानूनी तामीर करार देते हुए इन्हें मुनहद्दिम करने का हुक्म दिया था। ताहम अब इस हुक्म पर हतमी समात तक रोक लगा दी है।
ये अबूरी राहत उस वक्त दी गई जब यूनिवर्सिटी की कानूनी टीम ने डिविजनल कमिश्नर के सामने एक दरख्वास्त दायर की थी। उत्तर प्रदेश का रामपुर तालीमी लिहाज से रियासत के सबसे पसमानदा अजला में से शुमार किया जाता है और वहाँ मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी तकरीबन 20 साल पहले कायम की गई थी। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के मुताबिक इस वक्त यहाँ तकरीबन 3000 तलबा ज़ेर तालीम है, जबकि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की तादाद 100 के करीब है। जब यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर इमारतों को मुनहदम करने का फ़ैसला आया तो उसकी वजह से वहाँ ज़ेर तालीम तलबा अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान हो गए। अगर ये यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई तो मुझ जैसी, मैं अपनी बात करूं तो फिर हमारी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ पाएगी, हम बाहर नहीं जा सकते। मैम, हर पेरेंट्स अपनी बेटी को बाहर नहीं भेज सकता। पास की यूनिवर्सिटी थी इसलिए हम यहाँ पर आए। रामपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अजय कुमार द्विवेदी के मुताबिक जो इमारतें मुनहदम की जानी हैं वो बगैर नक्शे पास कराई गई थी। इस मामले का एक अहम पहलू ये है कि जौहर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से मंजूर शुदा है और मुतल्लिका रेगुलेटरी इदारों की मंजूरी के बाद ही इन इमारतों में मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। जब वो लोग आते हैं और कोर्स का अप्रूवल देते हैं, हर चीज़ देखते हैं, बिल्डिंग क्या है, नक्शा पास है या नहीं है। जब उन्होंने अप्रूवल दिया है तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि इन चीज़ों को पहले क्यों नहीं देखा गया, क्यों बिल्डिंग गिराने का 38 ऑर्डर दे दिया गया RDA से। जौहर यूनिवर्सिटी के बानी आज़म खान समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और इसलिए समाजवादी पार्टी के रहनुमा इस डिमोलिशन ऑर्डर को सियासी इंतकाम की कार्रवाई करार दे रहे हैं। आज़म खान की अहलिया और साबिक रुकन पार्लियामेंट तरीन फातिमा का कहना है यूनिवर्सिटी की तामीर के वक्त वो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे कार से बाहर थी। RDA का जो पहला नोटिफिकेशन हुआ है 2005 में, तो उसमें सिंगन खेड़ा उसकी लिस्ट में नहीं था गाँवों की। उस वक्त शायद 20 या 21 गांव थे उसकी लिस्ट में। उसके बाद जब 2024 में दूसरा नोटिफिकेशन हुआ है तब सिंगन खेड़ा उसमें जोड़ा गया है। तो जब आप थे ही नहीं, RDA था ही नहीं, तो नक्शे किससे पास करवाते। मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता रहनुमा भी इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। अपोजिशन रहनुमा और कांग्रेस के रुकन पार्लियामान शशि थरूर का कहना है कि अगर तामीर में कवायद की खिलाफ वर्जी हुई भी है तो जुर्माना या दूसरी कानूनी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। उनके मुताबिक एक चलती हुई यूनिवर्सिटी की इमारतों को मुनहदम कर देना हज़ारों तलबा के मुस्तकबिल को दाव पर लगाने के मुतरादफ है। साल 2014 में UGC की माहिर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जौहर यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर रियासत की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में नुमाया तौर पर कम था। LLM की फ़ीस कोई भी हर अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में मैम 2.5 से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख होती है। मेरा यहाँ पर मैम 24,000 रुपये मात्र में मैम LLM मेरा कर रहा हूँ। मैं फिलहाल यूनिवर्सिटी को आर्जी राहत मिल गई है और डिविजनल कमिश्नर ने इनेदाम की कार्रवाई पर उस वक्त तक के लिए रोक लगा दी है जब तक मामले की समाअत मुकम्मल नहीं हो जाती। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में 16 से 18 साल की उम्र के नौजवानों के लिए जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट के इजरा का अमल जारी है। हुकाम के मुताबिक इस इकदाम का मकसद कम उम्र ड्राइवरों को बाकायदा कानूनी दायरे में लाकर महफूज ड्राइविंग को फ़रोग देना और ट्रैफिक कानून से मुतल्लिक आगाही में इजाफा करना है। इस खसूसी परमिट के लिए दरख्वास्त का तरीक़ाकार, शराइत और इससे वाबस्ता सहूलियात क्या हैं, जानिए फुरकान इलाही की इस रिपोर्ट में। मेरे बेटे की एज 16.5 साल है और वो कॉलेज जाता था और लोकल ट्रांसपोर्ट पे आना जाना बहुत मसला होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए फिर वो बच्चे ने जो है बाइक ली है। कॉलेज एक मेन फैक्टर था जिसकी वजह से मैंने लाइसेंस बनवाया कि ताकि मैं अपने कॉलेज कंटिन्यू कर सकूं बगैर किसी हर्डल के। बच्चे तो वैसे ही बाइकों में, स्कूटियों में, होंडे पे, हर बाइक पे वो चल फिर रहे हैं। अगर इससे बनेगा ये तो फ़ायदा ही है, नुकसान तो नहीं है ना। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में 16 से 18 साल के नौजवानों को जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट देने का आगाज किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत अब तक 20,000 से ज़ायद नौजवान ये परमिट हासिल कर चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस पंजाब के मुताबिक ये परमिट हासिल करने वाले नौजवान कानूनी तौर पर सिर्फ 125 सीसी तक मोटरसाइकिल या स्कूटी ही चला सकते हैं। 125 सीसी से ज़्यादा बड़ी मोटर बाइक या उसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो ये बच्चे नहीं चला सकेंगे। इसी तरह कोई भी जो गाड़ी है 4 व्हीलर या कमर्शियल व्हीकल या रिक्शा इस लाइसेंस पे नहीं चलाया जाएगा। जहां अवाम की बड़ी तादाद इस इकदाम को सराह रही है, तो वहीं बाज़ वालिदैन का कहना है कि हुकूमत को जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट जारी करने से कबल नौजवानों के लिए बाकायदा तरबियत और रोड सेफ्टी आगाही प्रोग्राम भी मुतारफ कराने चाहिए। सिर्फ 17-18 साल के बच्चों को ट्रेनिंग दे दी जाए
ताकि वो आसानी से मोटरसाइकिल चला सकें। अगर बगैर ट्रेनिंग के दे देंगे तो फिर उनके लिए मुश्किल है। तो ये बच्चे अभी छोटे हैं तो इन्हें गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ेगी और ज़ाहिर है गवर्नमेंट के ऊपर भी भार पड़ेगा, ट्रैफिक पुलिस के ऊपर भी भार पड़ेगा कि ये छोटे बच्चे हैं तो वो भी इनको समझाएं। ड्राइविंग कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले नौजवानों का चालान भी किया जाएगा। अगर वो रैश ड्राइविंग करते हैं तो उनका उसी तरह चालान होगा, उनके 2 पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे और ये जो एक पीनल ऑप्शन है वो उनको ज़िम्मेदार जो रवैये की तरफ माइल करेगी। एक क्रिटिसिज्म तो वही था जो इस तजवीज़ के बारे में सुन के उमूमी तौर पे ज़हन में आता है कि कम उम्र बच्चों को आप लाइसेंस दे रहे हैं सड़क पे आने के बाद। जब आप जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट लेने आते हैं तो आपके वालिद या वालदा जो हैं तहरीरी तौर पे भी और हमारे सिस्टम में भी अपनी कंसेंट एंटर करते हैं सो दैट कि उनके बच्चे को पता हो कि मेरे वालिदैन इस चीज़ से आगाह हैं और वो उनकी इजाज़त से मोटर बाइक चलाएं। परफ्यूम बनाना महज मुख्तलिफ खुशबुओं को यकजा करने का नाम नहीं, बल्कि ये तख्लीकी सलाहियत, महारत और कारोबारी सोच का इम्तिजाज है। पाकिस्तान में भी कई नौजवान बगैर किसी बाकायदा तरबियत या इदारे की मदद के खुद सीख कर परफ्यूम साजी के शोबे में कदम रख रहे हैं। इनमें से बाज़ ने न सिर्फ अपनी मुनफरद खुशबुएँ तैयार की हैं बल्कि अपने ब्रांड्स मुतारिफ करा के इस सनत में अपनी शनाख्त भी कायम की है। इन नौजवानों ने ये सफ़र कैसे शुरू किया, किन चैलेंजेस का सामना किया और किस तरह शौक को कामयाब कारोबार में तब्दील किया, जानिए नाजिश फैज से। ये है लाहौर की तारीखी शाह आलम मार्केट, जहां परफ्यूम की एक पूरी दुनिया आबाद है। लेकिन इस कहानी का टॉपिक सिर्फ खुशबू नहीं, बल्कि वो नौजवान हैं जो किसी बाकायदा परफ्यूमरी स्कूल में गए बगैर सिर्फ ऑनलाइन लर्निंग, रिसर्च और अपने तजुर्बात की मदद से इस इंडस्ट्री में अपना नाम बना रहे हैं। तो उन्होंने परफ्यूम बनाना सीखा कैसे? 15 साल पहले ना जॉब स्टार्ट की थी मीडिया में, मैं एज ए टेक्निकल टीम का हिस्सा था। तो जैसे ही मैंने देखा कि ग्रो होना शुरू हो गया तो मुझे सबसे पहले तो परफ्यूम का इतना ज़्यादा शौक था, तो मैंने भी कहा कि मुझे ना इस परफ्यूम का बिज़नेस है उसका हिस्सा बनना चाहिए। पाकिस्तान में मैंने इतना ढूंढा कि कोई मुझे मेरा उस्ताद मिल जाए, इसमें परफ्यूम में सिखाने वाला कोई नहीं था। तो फिर सबसे बड़ा उस्ताद जो है ना वो AI मेरा बना, यूट्यूब बना, चैट GPT बना और जिमनाई बना। इसमें जो है ना यूट्यूब पे जब मैं वीडियो देखता था पूरी रात में जागता था, फिर भी कोई सवालों के जो है ना वो मुझे जवाब जो है वो नहीं मिल पाते थे। उसके बाद कुछ AI से पूछना, यानी कि मैंने जाके AI से चीज़ें पूछनी, उसने मुझे बतानी, अगले दिन जाके मैंने वो चीज़ें खरीदनी। इसमें मेरे पैसे भी तकरीबन, मुझे याद है कि तकरीबन 3-4 लाख रुपए तो सिर्फ मैंने सीखने में लगा दिया। मेरा एक ये भी था कि मैं लोगों को परफ्यूम सेल भी करूं, मेरा शौक भी है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो लोगों को परफ्यूम के बारे में मालूमात भी दूं। जब तक आप इसमें खुद काम नहीं करेंगे, खुद इसमें पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, आप इसको परफ्यूम के बिजनेस को सीख नहीं सकते। लेकिन अगर आप टेक्निकल स्ट्रॉन्ग हैं, इसमें एक चीज़ आप जानते हैं कि फिक्सेटिव्स क्या होते हैं, लास्टिंग कैसे बढ़ानी है, परफ्यूम की प्रोजेक्शन कैसे बढ़ानी है, तो उसमें फिर आप क्या करते हैं कि आपको पढ़ना पड़ेगा। पाकिस्तान में फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब बहुत से नौजवान इस फील्ड में अपना करियर बना रहे हैं। इन्हीं में से एक है मोहम्मद अफनान। उन्होंने अमरीकी और कैम्ब्रिज निज़ाम तालीम से तालीम हासिल की, लेकिन परफ्यूमरी किसी इदारे से नहीं सीखी, बल्कि बरसों तक खुद रिसर्च की। सऊदी अरब, बहरीन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात की फ्रेग्रेंस मार्केट्स को स्टडी किया और परफ्यूम डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और कंज्यूमर ट्रेंड्स को करीब से समझा। हाँ जी, मैं हर शॉप पे जाता था और वहाँ पे जाके टेस्टिंग करता था परफ्यूम्स की। तो मैं उनसे पूछता था ये वो परफ्यूम है, ये वो परफ्यूम है, तो हर कोई शौक हो जाता था। इट्स रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड द ऑयल, इट्स बेस नोट्स, इट्स मिडल नोट्स, इट्स टॉप नोट्स। तो उसमें दैट्स वेयर आई कम, और वहाँ पे मैं ज़्यादातर ब्रांड्स को हेल्प आउट करता हूँ। पाकिस्तान में ये बिल्कुल भी इसकी एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। पीपल डू अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट मिस्टेक्स। इसकी जो एजुकेशन है वो बाहर ही होती है, बेसिकली यूरोप वाली साइड पे, और वो भी इनविटेशन बेस्ड होती है। वो भी ऐसे नहीं होता कि यू पे द फीस और आप जा सकते हैं। एक्चुअली पहले यूट्यूब से सीखा था। फर्स्ट इट वाज इंस्टाग्राम रील्स, फिर इट वाज यूट्यूब, और आफ्टर यूट्यूब देयर वर सम कोर्सेज इन यूडेमी एज वेल। मैं बेसिकली सऊदी अरेबिया से मेरी एजुकेशन एज आई सेड, सो वहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा
परफ्यूम ब्रांड्स डेवलप किए हुए हैं। तो अभी भी हम ये एक परफ्यूम ब्रांड डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो ये इस वक्त ये ऑयल फॉर्म में है और ये मैच्योर हो रहे हैं, बिकॉज बेसिकली पहले ऑयल मैच्योर होता है, इट विल टेक अबाउट 6 मंथ्स के बाद जब ऑयल मैच्योर होता है फिर हम उसका एक परफ्यूम बनाते हैं जिसमें परफ्यूमर अल्कोहल और इंग्रेडिएंट्स जो भी एंड रिजल्ट पे डाले जाते हैं वो उसके बाद फिर परफ्यूम मैसरेशन में जाता है। दैट विल टेक अराउंड 1 year एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ सर्टिफाइड परफ्यूमर एंड आई केटर टू ब्रांड। भारत के ज़ेर इंतज़ाम पंजाब के शहर मोगा के गांव में रहने वाली हरप्रीत कौर ने तेज़ी से कम होती चिड़ियों की तादाद के पेश नज़र अपने घर को उनके लिए महफूज पनाहगाह में तब्दील कर दिया है। उनका कहना है कि रोज़ाना सैकड़ों चिड़ियाँ उनके घर आती हैं, जहां वो उनके लिए खुराक, पानी और महफूज रिहाइश का इंतज़ाम करती हैं। उनकी ये मुनफरिद कोशिश न सिर्फ इन नन्हे परिंदों को तहफ़्फ़ुज़ में मदद देती हैं, बल्कि माहौलियात के हवाले से शऊर उजागर करने की एक खूबसूरत मिसाल भी बनती हैं। नवजोत कौर की इस रिपोर्ट में देखिए कि हरप्रीत कौर ने ये सफ़र कैसे शुरू किया। उनकी काविश मुकामी लोगों के लिए किस तरह बाइस से तहरीक बन रही है। ये तो मेरी जान है, मैंने इनकी देखभाल की है, इसीलिए मैं इन्हें अपनी शहजादियाँ कहती हूँ। ये मेरी बेटियों की तरह हैं, बेटी ना होने की कमी को ये पूरा करती हैं और अब ये मेरी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा हैं। इंडियन पंजाब के मोगा शहर के गांव में हरप्रीत कौर का घर सिर्फ एक घर नहीं है, ये चिड़ियों के लिए एक महफूज ठिकाना बन गया है जो रियासत से तेज़ी से गायब हो रही हैं। हरप्रीत कौर के लिए ये परिंदे अब उनकी ज़िंदगी का मकसद बन गए हैं। 2013 से वो उन्हें महफूज ठिकाना देने के लिए अपने घर में घोंसले लगा रही हैं। वो बताती हैं कि इन परिंदों के लिए बनाया गया पहला घोंसला कार्डबोर्ड का था। हमारे घर में एक पुराना दरवाज़ा था जिसमें चिड़ियों के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। जब उसकी जगह नया दरवाज़ा लगाना पड़ा तो उनका घोंसला तबाह हो गया था। उसी दौरान मेरी सर्जरी भी हुई थी और मैं बिस्तर पर ही रहती थी। मैं चिड़ियों को देखती रहती थी और सोचती थी कि अब उन्हें दोबारा घोंसला बनाने के लिए जगह तलाश करने में कितनी मुश्किल होगी। फिर मैंने उनके लिए एक गत्ते का डब्बा रखा, उसमें एक सुराख किया और उसे एक घोंसले की शक्ल दे दी। जल्दी परिंदों ने उसे अपना घर बना लिया, वहाँ अंडे दिए। रफ्ता रफ्ता वो इस पनाहगाह को इस्तेमाल करने लगे। उनकी हौसला अफजा मौजूदगी को देखते हुए मैंने 1-2 मज़ीद डब्बे और लगा दिए, जहाँ उन्होंने कामयाबी से अपने बच्चों की परवरिश की। फिर मैंने सन 2022-23 में ये लकड़ी का घोंसला मंगवाया और मैंने इन्हें इसलिए चुना क्योंकि इनमें बच्चे बाहर नहीं गिरते और दूसरे बड़े परिंदे भी इन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि इनमें दाखिल होने वाला सुराख छोटा होता है। हरप्रीत ने बताया कि अभी उनके घर और गांव में सैकड़ों चिड़ियां रहती हैं और वो खुद उनकी देखभाल करती हैं। वो उनको बुलाने के लिए एक अनोखे तरीके का इस्तेमाल करती हैं। आज मेरे घर में कम से कम 175 घोंसले के बक्से मौजूद हैं। इन घोंसलों में तकरीबन 200 से 250 परिंदे रहते हैं, जबकि गांव भर से बहुत से दूसरे परिंदे भी यहाँ बाकायदगी से खेलने और दाना चुगने आते हैं। मैं हर सुबह सबसे पहले इस बात का ख्याल रखती हूँ कि परिंदों के लिए ताज़ा पानी मौजूद हो। मिट्टी के बर्तन साफ़ करने के बाद मैं उनमें ठंडा पानी भरती हूँ और परिंदों के लिए बाहर रख देती हूँ। गर्मियों में मैं उन्हें कांगनी और चावल के टुकड़े देती हूँ, जबकि सर्दियों में गंदम और बाजरा खिलाती हूँ। गर्मियों में बाजरा नहीं देती। मैं दाना घर में मुख्तलिफ जगहों पर बिखेर देती हूँ। हरप्रीत इन चिड़ियों को अपनी बेटियां मानती हैं। वो कहती हैं कि जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तब इन परिंदों ने उन्हें हिम्मत दी और पॉजिटिव रहने में मदद की। मेरा सिर्फ एक बेटा है, लेकिन ये परिंदे मेरे लिए बेटियों की तरह हैं। ये बेटी ना होने की कमी को पूरा करते हैं और मेरी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा हैं। मैं अपनी खुशियाँ और गम उनके साथ बांटती हूँ। मैं उनके साथ हंसती हूँ और उनके साथ रोती भी हूँ। बरतानिया के इलाके जोदिरल बैंक में कायम 70 साल से ज़ायद पुरानी तारीखी रसदगाह कई दहाइयों से साइंसदानों को कायनात के सरबस्ता राजों को समझने में मदद फराहम कर रही है। ताहम अब इस इदारे का मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार दिखाई दे रहा है, क्योंकि बरतानिया की हुकूमत ने 2028 तक मुल्क की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन की फंडिंग ख़त्म करने का इंदिया दिया है।
माहिरीन का कहना है कि जोधरील बैंक और इससे मुंसलिक आलमी दूरबीनों का नेटवर्क न सिर्फ दूर दराज कहकशाओं और खला के असरार पर तहकीक में कलीदी किरदार अदा करता है, बल्कि नई नस्ल के माहिरीन फल्कियात की तरबियत का भी अहम मरकज़ है। इस फैसले के मुमकिन असरात पर देखिए जावेद सोमरो की ये रिपोर्ट। तकरीबन 70 बरस से लोवेल टेलीस्कोप इंग्लैंड के दही मंजरनामे पर निगाह रखे हुए है। आसमान की तरफ देखती हुई ये अजीम सफ़ेद डिश कायनात की मध्यम सरगोशियों को सुनने की कोशिश करती है, लेकिन ये सिलसिला जल्द ख़त्म हो सकता है। साइंस के बजट में रिकॉर्ड इजाफे के बावजूद तहकीक की जिम्मेदार सरकारी एजेंसी ने जोडल बैंक और उससे मुंसलिक दूरबीनों के नेटवर्क की माली मुआवनत ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। ये तबाहकुन खबर है और मेरे नज़दीक ये कौमी सतह पर ख़ुद को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है, क्योंकि ये एक शानदार तहकीकी मरकज़ है। 70 बरस से ये गैर मामूली साइंसी खिदमात अंजाम दे रहा है। यहाँ ऐसे सवालात के जवाब तलाश किए जाते हैं कि सैयारे कैसे बनते हैं, कहकशाएँ वक्त के साथ कैसे तब्दील होती हैं, और ये हमें ये देखने का मौका देता है कि सितारे किस तरह ब्लैक होल्स की नज़र हो जाते हैं। और मैं समझ नहीं सकती कि इसे बंद करने का फ़ैसला क्यों किया गया है। ये दूरबीन 1950 की दहाई में तामीर की गई थी और उसने रेडियो फलकियात के शोबे में अहम संग मील कायम किए, जिनके नतीजे में कई बड़ी साइंसी दरियाफ्तें मुमकिन हुई। मुसलसल जदीद कारी की बदौलत ये आज भी साइंसी तहकीक के सफ़े अव्वल के मराकज़ में शामिल है। अब ये इंग्लैंड में मौजूद दूरबीनों के एक नेटवर्क का हिस्सा है जो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि कहकशाएँ कैसे इर्तिका पजीर होती हैं और इस अमल में द्योहैकल ब्लैक होल्स का क्या किरदार होता है। लेकिन इसका एक और अहम किरदार नौजवान नस्ल को मुतासर करना भी है, और हर साल हज़ारों अफराद जोडल बैंक का रुख करते हैं। ये शुमाल मगरबी इंग्लैंड में साइंस की अलामत है। इसने मुझे जनूबी इंग्लैंड से एक नौजवान ग्रेजुएट के तौर पर यहाँ आने की तरगीब दी। हर साल तकरीबन 1,25,000 अफराद यहाँ आते हैं। सर्वे से पता चलता है कि इनमें से अक्सरियत यहाँ इसलिए आती है कि उन्हें तहरीक मिले और वो हमारी साइंसी कामयाबियों पर फ़ख्र महसूस करते हैं। फंडिंग में कटौती का फैसला करने वाली बरतानवी रिसर्च एंड इनोवेशन एजेंसी ने कहा है, हम अपनी सरमायाकारी उन शोबों पर मरकूज़ कर रहे हैं जो तवीलुल मुद्दती बुनियादों पर सबसे ज़्यादा साइंसी सलाहियत और अहमियत फराम करेंगे, जिनमें रेडियो फलकियात की नई नस्ल की आलमी मयार की तनसीबात भी शामिल हैं। जोडल बैंक की क़यादत का कहना है कि वो इस फैसले को चैलेंज करेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने सियाहत के फ़रोग़ के लिए एक नई स्कीम दुबई इनवाइट मुतारिफ़ कराई है, जिसके तहत वो अफराद खसूसी इनामात और मराहत हासिल कर सकेंगे जो अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को दुबई की सैर के लिए मदऊ करेंगे। हुकाम का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद सयाहों की तादाद में इजाफा करना और मुकामी रिहायशियों को दुबई की तशहीर में फ़ाल किरदार अदा करने की तरगीब देना है। इस स्कीम के तहत कामयाब दावतों के बदले मुख्तलिफ पैकेजेस और खसूसी मराहत दी जाएंगी, जिनकी मज़ीद तफसीलात आज ZBC रीड्स में समरा फातिमा पेश करेंगी। दुबई में सयाहत को बहाल करने के लिए अमाराती हुक्काम ने दुबई इनवाइट नामी एक नई स्कीम मुतारफ़ कराई है, जिसके तहत मुत्तहिदा अरब अमारात अपने उन रिहायशियों को मालियाती फ़वाइद के एक पैकेज की पेशकश कर रहा है जो अपने ख़ानदान वालों और दोस्तों को अमारात की सैर के लिए राग़िब करेंगे। तो इस पैकेज में होगा क्या क्या, इसी बारे में तफसीलात सुनिए आज BBC रीड्स में मुझसे। मेरा नाम है समरा फातिमा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों ने ख़ास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात की उस इमेज को नुकसान पहुंचाया है जिसके तहत उसे ओएसिस ऑफ स्टेबिलिटी यानी इस्तेहकाम का गहवारा समझा जाता था। यहाँ आम लोगों के लिए तहफ़्फ़ुज़, कम टैक्सेस और कारोबारी मौक़े को उजागर करने के लिए इसे अक्सर स्विट्ज़रलैंड ऑफ मिडल ईस्ट भी कहा जाता था। लेकिन फिर अमेरिका और इसराइल के ईरान के ख़िलाफ़ हमलों ने रातों रात उसकी इस इमेज को पाश कर दिया, क्योंकि इन हमलों के जवाब में ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मुतअद्दिद मशरिक़ वस्ता के ममालिक में अमेरिका के फ़ौजी बेसिस पर हमले किए। ऐसे में दुबई में सयाहत की सनत बुरी तरह मुतासिर हुई। तो इसी नुकसान और सयाहत को बहाल करने के लिए अमाराती हुक्काम ने दुबई इनवाइट नामी नई स्कीम मुतारफ़ कराई है।
मुल्क के महकमा मईशत और सयाहत की दुबई इनवाइट स्कीम के तहत मुत्तहदा अरब अमारात के रिहायशी अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को नामजद कर सकते हैं और उनके दौरा करने की सूरत में 3,000 अमाराती दिरहम यानी करीब 2,27,000 रुपए से ज्यादा मालियत के फवायद हासिल कर सकते हैं। ख्याल रहे कि 2025 में दुबई ने तकरीबन 2 करोड़ सयाहों का खैर मकदम किया था, जो कि एक रिकॉर्ड भी है। ताहम तनाज़े के बाद दुबई के हवाई अड्डों पर काम करने वाली एयरलाइंस की तादाद निस्फ रह गई है, क्योंकि मिसाइल और ड्रोन हमलों के बायस बहुत से तैयारों का रुख मोड़ना पड़ा, जबकि कई गैर मुल्की सयाहों ने मशरिक़ वस्ता के ऊपर से गुजरने वाले रास्तों से गुरेज किया है। ऐसी इत्तलात भी हैं कि कई होटल्स में बड़े पैमाने पर कमरे खाली कराने पड़े और कारोबारों की आमदन में 50% से ज्यादा कमी वाक़ई हुई है, जबकि दुबई के चंद मारूफ तरीन होटल्स मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं और बहुत से इदारों ने तज़ीन और आराइश के मंसूबों को आगे बढ़ा दिया है, जिनमें बागबान की शक्ल का बुर्जुल अरब भी शामिल है, जो बड़े पैमाने पर बहाली के काम के लिए 18 माह तक बंद रहेगा। अब जबकि अमाराती हुकूमत ने सयाहों को राग़िब करने के लिए ये स्कीम मुतारफ़ कराई है, तो कई होटल्स और कारोबार इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और वो 45% तक रियायतें और मुफ्त क़याम की पेशकश भी कर रहे हैं। मुल्क के मुकामी मीडिया के मुताबिक इस स्कीम के लिए पहले 48 घंटों के अंदर अंदर 10,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी थी। अब आपको बताते हैं कि दुबई इनवाइट स्कीम क्या है और आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। दुबई इनवाइट नामी इस स्कीम की तफसीलात विजिट दुबई की वेबसाइट पर दर्ज हैं। इसमें कहा गया है कि 20 जुलाई से 31 अक्टूबर के दरमियान अपने अजीज़ों को दुबई की सयाहत के लिए मदऊ करें और इसके बदले में 3,000 अमाराती दिरहम से ज़्यादा मालियत के फ़वायद हासिल करें। इसमें कहा गया है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी चाहें नामजदगियाँ जमा करा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पैकेज हासिल कर सकते हैं। हर पैकेज में 20 से ज़्यादा रियायतें शामिल हैं, जिनमें होटल्स में क़याम, खाने पीने के तजुर्बात, तफरीही मुकामात की टैक्सेस और दीगर सहूलियात पर रियायतें शामिल हैं। फ़वायदी पैकेज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दस्तयाब होंगे। मेहमानों का मुत्तहदा अरब अमारात का गैर रिहायशी होना ज़रूरी है। उन्हें दुरुस्त सयाहती वीज़ा पर आना होगा और उन्हें सिर्फ एक बार नामजद किया जा सकता है। अमाराती हुक्काम के मुताबिक इस स्कीम के महज 3 मरहले हैं। पहला ये कि अपने ख़ानदान वालों और दोस्तों को मदऊ करें। इसके लिए अपने दोस्तों और ख़ानदान के अफराद को दुबई आने की तरगीब दें और उनके नामजदगी फॉर्म के ज़रिए उनकी तफसीलात और आमद की तारीख दर्ज करें। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितने चाहें मेहमान नामजद कर सकते हैं, ताहम एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 5 अफराद को नामजद किया जा सकता है। मजीद अफराद शामिल करने के लिए एक और दरख्वास्त जमा करानी होगी। दूसरा मरहला ये कि जब 20 जुलाई से 31 अक्टूबर के दरमियान आपके मेहमान दुबई पहुंचेंगे तो मुत्तहदा अरब अमारात को उनकी आमद की इत्तला खुदकार तौर पर मौसूल हो जाएगी। तीसरे मरहले में आपको बज़रिए ईमेल बताया जाएगा कि आपके पैकेज में क्या क्या शामिल है। इसमें दर्ज डिस्काउंट्स की मुद्दत 31 दिसंबर 2026 तक है, जिसमें होटल्स, खाने पीने की जगहों और सयाहती मुकामात के टिकटों पर रियायतें होंगी। अब आपको बताते हैं कि ये रियायतें किन जगहों पर मिलेंगी। इस स्कीम में ज़रूरी ये है कि मेहमानों को मदऊ करने वाला मुत्तहदा अरब अमारात का रिहायशी हो, उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो और उसके पास अमाराती ID हो। मेहमान को खुद अपना वीज़ा हासिल करना होगा और वो फ़ज़ाई, समंदरी और सड़क के रास्ते दुबई आ सकते हैं। दुबई के हर रिहायशी को ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिस्काउंट्स वाले पैकेज मिलेंगे और हर पैकेज की मालियत 3,000 दिरहम बताई गई है, जो कि मेज़बान और मेहमान आपस में शेयर कर सकते हैं। वाज़ेह है कि इस स्कीम के तहत नकद रकम नहीं दी जाएगी, बल्कि रियायती वाउचर्स मिलेंगे। स्कीम में शामिल बाज़ होटल्स के किराए में ज़्यादा से ज़्यादा 45% तक कमी से फ़वायद उठाए जा सकते हैं। इसी तरह दुबई के बाज़ रेस्टोरेंट्स में रियायत मिलेगी और कुछ सयाहती मुकामात की टिकट्स की कीमत में कमी मुमकिन हो सकती है। इस स्कीम में ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जैसे करीम ऐप पे भी डिस्काउंट हासिल किए जा सकेंगे। ख्याल रहे कि ये स्कीम ऐसे वक्त में मुतारफ कराई गई है जब मुत्तहदा अरब अमारात का सियाहती शोबा 2025 के उरूज के बाद ज़वाल पजीर है। दुबई को सोशल मीडिया शख्सियात और इंतहाई अमीर अफराद के लिए एक पुरतैश तफरीही मुकाम के तौर पर पेश किया जाता रहा है, मगर हालिया दौर में इस तनाज़े के बाद खलीजी रियासतों में बैनुल अक़वामी मुसाफिरों की तादाद में शदीद कमी आई है। फरवरी में
अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मिसाइल और ड्रोन्स दागे थे जो मशहूर फेयरमाउंट होटल और दुबई के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से टकराए थे। उन ईरानी हमलों से दुबई में सयाहत की साख को नुकसान पहुंचा है, जिसे बरसों से जारी मशरिक़ वस्ती की गैर यकीनी सूरत हाल में कदर महफूज समझा जाता था। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से पहले अब तक की खास खबरें। पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि उर्दन के अल ज़र्क एयरबेस पर किए गए मिसाइल हमले में 3 अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, जबकि मज़ीद 3 तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचा है। ताहम इस दावे की ताहाल अमरीकी उर्दनी हुकाम या किसी आज़ाद जरिए से तस्दीक नहीं हो सकी है। पासदारान इनकलाब के शोबा ताल्लुकात आमा ने कहा कि ये हमला जज़ीरा कुशम में 2 रिहायशी घरों पर होने वाली अमरीकी फ़िज़ाई हमलों के जवाब में किया गया है। इसके मुताबिक इन हमलों में एक बच्चे समेत एक ही ख़ानदान के 3 अफराद हलाक और 2 दीगर बच्चे जख्मी हुए थे। कुवैत ने दावा किया है कि जुमेरात को ईरान ने एक चीनी कंपनी की इमारत को मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया है। कुवैत की वज़ारत दिफा के तर्जुमान के मुताबिक ईरान ने मुल्क के शुमाल हिस्से में वाक़े एक चीनी कंपनी की इमारत को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में वहाँ काम करने वाला एक शख्स हलाक, जबकि इमारत को भी भारी नुकसान पहुँचा है। कुवैत की वज़ारत दिफा ने इसे संगीन जारहियत करार दिया है। मिस्री हुकूमत ने जुमेरात को ऐलान किया है कि दमियाता बंदरगाह पर बुध के रोज़ लगने वाली आग एक ड्रोन हमले के नतीजे में भड़की थी। ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया जंग के आगाज के बाद ये पहला वाक़या है जिसमें मिस्री सरजमीन को बराह रास्त निशाना बनाया गया है। ताहाल ये वाज़ेह नहीं हो सका कि हमले के पीछे कौन था। ईरान के सूबा ज़ंजान में पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया कि उसके 3 एहलकार जुमेरात की सुबह होने वाली अमरीकी मिसाइल हमलों में हलाक हो गए हैं। खबर रसादार तस्नीम के मुताबिक पासदारान इनकलाब के शोबा ताल्लुकात आमा ने एक बयान में हलाक होने वाले अफराद के नाम जारी करते हुए कहा कि वो सरहदों और वतन के दिफा के दौरान मारे गए हैं। ताहम बयान में ये नहीं बताया गया कि वो किस मुकाम पर हलाक हुए या हमले के वक्त किस नोयत की सरगर्मियों में मसरूफ थे। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के दारुल-हुकूमत लाहौर में मकान की छत गिरने से कम अज़ कम 8 अफराद हलाक हो गए हैं। हंगामी इमदाद के इदारे रेस्क्यू 1122 के डायरेक्टर जनरल रिजवान नसीर का कहना है कि लाहौर के इलाके बागबानपुरा में रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है और अब तक 8 से 10 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। रिजवान नसीर के मुताबिक 6 अफराद को मलबे से जिंदा भी निकाला जा चुका है।